मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज से अब मेरा सीरीज शुरू हो रहा है जो बिहार स्पेशल का सीरीज होगा। बिहार स्पेशल में आप लोग के लिए हम जो बीपीएससी या सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, इसमें विशेष करके बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा सीरीज आप लोग पूरा कंप्लीट देखते हैं तो हम दावा करते हैं कि आप लोग 90% से ऊपर क्वेश्चन ईजिली टच करके आइएगा, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट हो या बिहार करंट हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। पॉलिटी से क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, न के बराबर पूछे जाते हैं, उसको हम बता देंगे। और चाहे इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स को करंट से जोड़ के आप जब पढ़िएगा अपना तो ईजिली सब क्वेश्चन पढ़ के आइएगा। इसके साथ साथ आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 1000 से 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा तो ईजिली बिहार का जो भी क्वेश्चन करंट प्लस बिहार स्टैटिक जीके मिला के 25 से 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको करके आइएगा। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही फायदा होगा। और जो लोग पहले से चैनल पर जुड़े हैं, हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो इस वीडियो में बताइएगा कि बिहार स्पेशल का सीरीज आप लोग के लिए कैसा है और हम इसमें क्या सुधार करें। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम इसको अपने राइटिंग में अपने नोट्स बना के उसी को पढ़ा दे रहे हैं। ठीक, पीडीएफ बनाने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमको भी पढ़ना है, आप लोग भी पढ़ाना है, तो आप ही लोग के लिए हम अपना पढ़ाई तो काट नहीं सकते हैं, तो आप ही लोग के कंटेंट से काटना पड़ेगा। तो आप लोग इसी को पीडीएफ के रूप में लेके अपना नोट बना लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा फायदा होगा, यहीं हम पीडीएफ में लिख देंगे। दूसरा क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक बिहार का इतिहास। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी के औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होता है, मतलब भारतीय इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। वैसे ही बिहार का इतिहास भी इसी समय से शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आपको बिहार में यूरोपियन व्यापारियों का आगमन क्या देखेंगे, तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। आइए इसको हम देखते हैं बिहार में यूरोपियन व्यापारियों का आगमन के बारे में। तो बिहार जो आपको है, यहाँ पे एक मिनट बिहार का रफली मैप बना देते हैं। ठीक है, ये बिहार हो गया, ये रफली मैप है। ठीक है, ये बिहार हो गया। ठीक, इधर आपको पश्चिम बंगाल इस साइड में है, इधर कोलकाता है, तो कोलकाता से गंगा नदी होके आती है। तो जो व्यापारी पश्चिम बंगाल में आते थे, कोलकाता बंदरगाह पे आते थे, वहाँ से व्यापार करते थे, वहीं गंगा नदी के रास्ते पटना पहुँच जाते थे। कहाँ पहुँच जाते थे, पटना पहुँच जाते थे। तो सबसे पहले जो आपको यूरोपियन व्यापारी बिहार में पहुँचे वो कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। याद रखिएगा कौन थे, तो पुर्तगाली थे। अब बिहार में के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली हैं। और बिहार उस समय जब यूरोपियन कंपनी बिहार क्यों आई, किस लालच से बिहार आई, तो बिहार में उस समय सोरा और अफीम का बहुत अधिक व्यापार होता था। ठीक, सोरा का उपयोग बम निर्माण में होता है और अफीम का निर्माण जो होता है, आपको अफीम का प्रयोग नशा के लिए होता है। तो इसका प्रमुख केंद्र था, इसी के व्यापार के लिए आए थे। बाद में सूती वस्त्र या अन्य चीज़ का व्यापार करने लगे। ठीक, तो बिहार आपको क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, सोरा और अफीम के लिए, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन है, तो पुर्तगाली हैं। उनका व्यापार केंद्र बंगाल में हुगली था, जहाँ से नाव के द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती वस्त्र और अन्य वस्तु लेके चले जाते थे। ठीक, अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए। मतलब अंग्रेज जो थे 1620 ईस्वी में पटना में आलमगंज क्षेत्र में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन यह असफल हो गया। क्या हुआ, असफल हुआ। सर्वप्रथम बिहार में कौन फैक्ट्री अपना स्थापित किया, तो डच लोग स्थापित किए। कहाँ पे, तो 1632 ईस्वी में ये सफल हुआ। और ये डच जो फैक्ट्री है कहाँ पे है, तो ये पटना कॉलेज के प्रांगण में जो आपको उत्तरी इमारत है, वहीं आपको पहले डच फैक्ट्री हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बिहार में कौन फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया, तो अंग्रेज किए 1621 में, असफल रहा। सफलतापूर्वक कौन सबसे पहले खोला, तो आपको खोले डच। तो सबसे पहले बिहार में फैक्ट्री कौन खोले, तो डच खोले। कब खोले, तो 1632 में खुली। कहाँ पे, तो पटना कॉलेज में। याद रखिएगा, पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग। अब देखिए, जो गुलजार आलमगंज में फैक्ट्री खुला था वो असफल हुआ। तो बाद में क्या हुआ, गुलजार बाग में आपको इन्होंने फैक्ट्री खोला 1651 ईस्वी में। कब खोला, 1651 ईस्वी में। ठीक है, अब ये क्या है, आपको गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस है। गवर्नमेंट का क्या है, प्रिंटिंग प्रेस है।
इसके अलावा डेन लोग भी जो थे वो भी आपको पटना सिटी में अपना फैक्ट्री 1674 ईस्वी में खोले थे। तो आपको डच, अंग्रेज और डेनमार्क वाले, ठीक। यूरोपीय व्यापारियों के मध्य में व्यापार के माध्यम से बिहार का व्यापार मध्य एशिया, अब देखिए यूरोपीय व्यापारी जो थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज लोग थे, उनके माध्यम से बिहार का जो व्यापार था मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से, अफ्रीका आदि क्षेत्रों से होता था और यूरोपियन देशों के साथ उन्नत रूप से होता था। तो इस सब क्षेत्रों से बिहार का व्यापार यूरोपियन के माध्यम से होता था। 1651 ईस्वी में स्थापित बिहार में अंग्रेज की फैक्ट्री, जो 1651 ईस्वी में बिहार में अंग्रेजों का फैक्ट्री स्थापित किया गया था। आगे चल के 1664 ईस्वी में जॉर्ज चार्नोक जो थे, ठीक है, जिन्होंने कोलकाता का स्थापना किया था, ये आपको 1664 ईस्वी में फैक्ट्री के प्रधान बने, याद रखिएगा। तो जॉर्ज चार्नोक 1664 ईस्वी में बिहार में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रधान बने। बिहार में सूबेदार उस समय मुगलों की तरफ से कौन था? तो शाहिस्ता खां थे, ठीक है। इस समय बिहार आपको दिल्ली में केंद्र में आपको औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब शाहिस्ता खां को बिहार का सूबेदार बनाकर भेजा था, समझ में आया। और शाहिस्ता खां जो थे अंग्रेजों से कर की राशि बढ़ा दिए, 3.5 गुना राशि बढ़ा दिए। जब राशि बढ़ा दिए शाहिस्ता खां तो आपको जो जॉर्ज चार्नोक थे वो गुस्सा गए और गुस्सा के क्या किए, हुगली शहर को लूट लिए। अब लूट लिए तो इस भाई साहब शाहिस्ता खां औरंगजेब गुस्सा गए और अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, ठीक, और पटना से भी खदेड़ दिया गया, ठीक, याद रखिएगा। तो 1680 में कंपनी के लगभग 3.5 गुना कर बढ़ा दिया गया, जिससे शुद्ध होकर जॉर्ज चार्नोक ने 1686 में हुगली शहर को लूट लिया। तो हुगली शहर कौन लूटा? जॉर्ज चार्नोक, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और जॉर्ज चार्नोक जो था कब पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान बना? तो 1664 ईस्वी में। बाकी सबको याद करने की ज़्यादा आपको आवश्यकता है नहीं, इतने याद रखिएगा। बाद में समझौता हो गया, फिर से व्यापार शुरू हो गया। उसके बाद जब फर्रुखसियर शासक बने तो आपको 1613 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को बंद करा दिया, ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन जब एक सर्जन जो थे, जो बीमारी ठीक किए थे फर्रुखसियर का, तो उसके बाद में क्या किए थे, बंगाल में व्यापार करने का अंग्रेजों को अधिकार दे दिए गए थे। तो बंगाल में जब अधिकार मिल गया व्यापार करने का अंग्रेजों को, तो बिहार में भी मिल गया, फिर से कंपनी खुल गई। बस इतना बात याद यहाँ से रखिएगा। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी यात्री तैरनी आए थे। कौन आए थे? तैरनी। ये क्या लिखते हैं पटना के बारे में? तो पटना के बारे में ये लिख के बताते हैं कि मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर पटना था। तो कौन सा यात्री जो हैं आपको पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहे हैं? तो ये फ्रांसीसी यात्री तैवर्निये कहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। लगभग इसी काल में एक अन्य यात्री मैनरिक पटना पहुंचे। उन्होंने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी उस समय, ठीक है। और एक और अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल आए, उन्होंने, और पीटर मुंडी, 2 आदमी आया और इन्होंने आपको पटना की समृद्धि और यहाँ की अमीरी वर्ग एवं असरपूर्ण जीवन की चर्चा भी किए हैं। तो तीनों आदमी के नाम लगभग याद रखिएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब आइए टू द पॉइंट, इसमें से आपको याद क्या करना है उसको हम आपको बता देते हैं। तो बिहार जो था अफीम, सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगालियाँ, याद रखिएगा। 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन यह सफल रहा। सफलतापूर्वक 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री खोली गई पटना में। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज में उत्तरी इमारत में आपको डच लोगों ने अपना फैक्ट्री खोला, याद रखिएगा, ठीक। जॉर्ज चार्नोक 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बना, ये बात याद रखना है। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल के में व्यापार करने के लिए 1717 में अनुमति दे दी। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, अब यहाँ पे हम देखेंगे बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, ठीक है। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व, तो बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व कब हुआ? जब प्लासी की युद्ध हुआ। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और प्लासी की युद्ध में जब अंग्रेज विजयी हुए, सब कहानी आप लोग को बता दी है। और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला वो पराजित हो गए। तो पराजित होने के बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक। और लॉर्ड क्लाइव जो थे उसमें अंग्रेज सेनापति थे, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। तब 1757 ईस्वी के मतलब लड़ाई के बाद में, प्लासी की लड़ाई के बाद में आपको बिहार का उपनवाब कौन बना? तो मीरन बना। तत्कालिक मुगल शहजादा अलीगौर जो था इस समय, मतलब अलीगौर जिसका आगे नाम क्या पड़ा? शाह आलम द्वितीय पड़ा, ने पटना के आसपास क्षेत्रों पर आक्रमण करने का प्रयास किया है 2-3 बार, लेकिन हरदम असफल हो गए हैं। बाद में क्या हुआ,
ये बात याद रखिए कि शाह आलम द्वितीय यानी अली गौर ने पटना पर आक्रमण किए हैं 1660 ईस्वी के आसपास में, ये बात याद रखिएगा। ये असफल हुए। बाद में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो क्या हुआ, दिल्ली का शासन खाली हो गया। तो अली गौर जो था यानी शाह आलम द्वितीय दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग माना, और अंग्रेज ने इन्हें सहयोग करने के लिए हामी भर दी, और पटना की एक फैक्ट्री में ही अली गौर का राज्याभिषेक करा दिया गया और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए रवाना हुआ। लेकिन वहाँ पे एक जो सेनापति थे, मीर बख्शी थे, वजीर जो थे, वजीर मीर बख्शी नहीं, वजीर, उनके दबाव के कारण वो पटना में नहीं गए, बल्कि लखनऊ चले गए, वहीं पर शरण लेके वहाँ के नवाब से रहने लगे। ठीक, मीर जाफर बंगाल के, अब ये कहानी खत्म हो गया। तो आपको इतना याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय जो थे पटना पर आक्रमण किए थे, उनका राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था अंग्रेजों के सहयोग से। इतना बात याद रखना है। 1760 ईस्वी के आसपास का सब घटना है बस। मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से हटा दिए गए। अब देखिए, मीर जाफर जो थे अंग्रेजों की अपेक्षा, मतलब अंग्रेजों की जो इनसे वो अपेक्षा थी वो पूरा नहीं कर पाए। तो इसके बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाया गया। और मीर कासिम जो थे, मतलब ये आपको शासन में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए क्या किया, अपना राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से कहाँ लाए, तब मुंगेर लाए। मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके आए, मुंगेर लाए। मुंगेर बिहार में पड़ता है। ठीक, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन राजधानी लाया था, तो मीर कासिम लाए थे, याद रखिएगा। मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अपरस होकर, मतलब नाखुश होकर, अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। अब नवाब पद से हटा दिया गया। इसके पश्चात वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के दरबार में सहायता मांगने गया। सब कहानी बताए हैं। लखनऊ पहुंचा। अंग्रेजों की सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिनका राज अभिषेक कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, अपनी सेना के से लेके 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भिड़े, जहाँ पे ये तीनों की संयुक्त सेना पराजित हो गए और आपको अंग्रेज विजय हुए। अंग्रेजों का सेनापति उस समय कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। विजय हुए। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, विजय के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के थ्रू ही आपको मुगल नवाब जो थे शाह आलम द्वितीय, उन्होंने अंग्रेजों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अपना मतलब शासन चलाने का दीवान प्रदान कर दिया। दीवान जब प्रदान कर दिया, ये बात घटना आपको भारत के इतिहास में पढ़ना है, बिहार के इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार के क्षेत्र का दीवान प्राप्त हुआ। और 1765 ईस्वी में राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण 34 प्रांतपतियों में से एक थे। इन्हों का उप दीवान भी बनाया गया था। ठीक, ये बात याद रखिएगा, राजा सिताब राय को, राजा राम नारायण को। अब देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो थे, आपको 1665 में बंगाल में बिहार के क्षेत्र में दया शासन लागू किया, याद रखिएगा। तो 1665 ईस्वी में, ठीक, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा आपको दया शासन को लागू किया गया था। कहाँ पे, तो बिहार में। इसी बीच हथुआ के जमींदार, मतलब जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो हथुआ का जमींदार जो थे फतेह सिंह कंपनी के विरुद्ध में विद्रोह किए थे। बाद में विद्रोह को उनको दबा दिया गया। ये बात याद रखिएगा, डेट नहीं याद रखिएगा, याद रखिएगा कि हथुआ के जमींदार फतेह सिंह ने विद्रोह किया था। बिहार में 1770 ईस्वी के आसपास भीषण अकाल पड़ा। अकाल से प्रभावित जो जिला थे सबसे अधिक वो पटना, भागलपुर और दरभंगा थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, बिहार के लिए अब देखिए अकाल पड़ा, तो अकाल के निर्धारण के लिए क्या किया गया, सोचा गया कि लगान व्यवस्था में दोष है, तो लगान व्यवस्था में संशोधन किया गया। लगान व्यवस्था में जब संशोधन किया गया, तो बिहार के लिए पटना की लगान परिषद यानी बिहार परिषद का 1770 ईस्वी में गठन किया गया। लगान परिषद का गठन किया गया बिहार के लिए। ठीक है, बिहार लगान परिषद कब गठन किया गया था, 1770 ईस्वी में। और लगान परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया था, जेम्स अलेक्जेंडर को चुना गया। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कौन चुना गया, जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में 1783 ईस्वी में पुनः अकाल पड़ा। इस समय अब बार बार अकाल पड़ रहा था, तो इस समस्या के निदान के लिए अनाज भंडारण के लिए, मतलब अनाज निदान कैसे किया जाएगा, तो अनाज का भंडारण किया जाए। अब अनाज भंडारण कैसे किया जाएगा, तो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए, 1865 ईस्वी, 1865 ईस्वी 1865 ईस्वी में जब 57 क्रांति के बाद में आते हैं 1865 में, तब पटना और गया जिला को अलग किया गया। 1866 में सारण से चंपारण को अलग किया गया। ठीक, एक और साल के अंतर में दोनों काम किए गए हैं। और उसके बाद बिहार प्रांत का गठन। अब आएंगे हम बिहार प्रांत का गठन। यहाँ पे हो गया अंग्रेजों का आगमन, कुछ काम हो गया उनका। अब आते हैं सीधे बिहार प्रांत का गठन में। ठीक, तो बंग आंदोलन जो 1905 में चल रहा था, ठीक, उस समय क्यों चल रहा था आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन क्यों चल रहा था, क्योंकि बंगाल को विभाजन कर दिया गया था दो पार्ट में। ठीक है,
2 पार्ट में, जिससे राष्ट्रवादी लोग थे नाखुश थे। इसी बीच क्या हुआ, बिहार के लोगों ने, मतलब पहले से तो बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए आंदोलन चल ही रहे थे, क्योंकि बंगाली लोगों का कब्जा सब जगह था, शासन में प्रभुत्व था। उससे बचने के लिए बिहार का विकास नहीं हो पा रहा था, तो बिहार के जो लोग थे वो बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। उसमें आपको महेश नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो 1605 ईस्वी में जब बंग आंदोलन शुरू हुआ, तो बिहार के मांग के लिए और भी मतलब तीव्रता पकड़ लिया और बिहार की मांग के लिए अनेकों प्रयास किए जाने लगे। ठीक, इसी बीच क्या क्या हुए हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका 1906 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके पहले बिहार के मांग के लिए ही महेश नारायण जो थे बिहार टाइम्स नामक पत्रिका भी निकालते थे 1894 ईस्वी में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी बीच बिहार के मांग के लिए राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। मोस्ट भी यही है, पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो 1906 ईस्वी में। कौन किया, तो राजेंद्र प्रसाद किए हैं, याद रखिएगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पटना में, बिहार के मांग के लिए। कब हुआ, तो 1608 ईस्वी में। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में 1608 ईस्वी में। मोस्ट भी है, सभी याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो बिहार को अलग करने के लिए बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में कौन प्रस्ताव रखे थे, तो मोहम्मद फखरुद्दीन रखे थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ये बात आप लोग को याद रखना है। नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आपको 1908 में आयोजन हुआ था। अब उधर बिहार प्रांत के सम्मेलन भी हुए हैं, इधर कांग्रेस का भी मीटिंग हुआ 1908 ईस्वी में। इसी सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। यहीं पे आपको बिहारी स्तर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। हुसैन इमाम को बिहार कांग्रेस कमेटी का क्या किया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक करके एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, बिहार उड़ीसा प्रांत, जिसका नाम क्या रखा गया, बिहार उड़ीसा प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य नहीं, प्रांत। ठीक, और घोषणा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा की गई। यह घोषणा जो था, मतलब बिहार को, बंगाल को, बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके एक नए प्रांत बनाया गया था। तो इसकी घोषणा कौन की थी, तो 11 जॉर्ज पंचम किया था। कब किया था, तो इसकी घोषणा आपको 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और इस प्रकार से नवीन प्रांत जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से विधिवत रूप से स्थापित हो गया था। प्रस्ताव को कब कर, अब बिहार का गठन कब फाइनल रूप से हो गया, 1 अप्रैल 1912 में, याद रखिएगा। बिहार उड़ीसा प्रांत, तो बंगाल से बिहार अलग कब हुआ, 1912 ईस्वी में। बिहार एक राज्य के रूप में कब आया, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1936 ईस्वी में। इस समय राज्य नहीं बना, बिहार उड़ीसा प्रांत बना है। तो बिहार अगर बंगाल से अलग पूछे तो आप 1912 बताइए। ठीक है, और बिहार जो है एक राज्य के रूप में कब बना, तो 1936 में बना, बताइएगा, क्योंकि बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, अब बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, इसके पहले 1935 अधिनियम के पहले अब बिहार जो था उड़ीसा के साथ एक संयुक्त प्रांत था, एक प्रांत था, राज्य नहीं था, प्रांत था। ठीक, तो 1936 ईस्वी में एक राज्य बना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब आइए यहाँ पे आते हैं, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि बिहार दिवस का मतलब 22 मार्च को मनाने जाने के पीछे यही कारण है कि बिहार बनाने के लिए इसी दिन प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और 1 अप्रैल से बिहार बन गया। या घोषणा कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बन गया, जब बिहार अलग बन गया तो बिहार में एक उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ पे, तो पटना में बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1917 ईस्वी में। ठीक, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को गठित बिहार प्रांत में बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, तब पटना इसकी राजधानी थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक नया राज्य बना गया। ठीक है, कब, तो 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। ठीक है, और ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक, 15 नवंबर 2000 को बिहार जो था झारखंड से अलग किया गया और बिहार प्रांत नए रूप में उभरा। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इतना कब खत्म हो गया,
ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये आपको इसमें और कुछ ऐड किया जाए कि इतना काफ़ी है, अच्छा लग रहा है वीडियो। ठीक है दोस्तों।